नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मित्रों, कई रोज के बाद आपसे पुनः मुखातिब होने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो सभी दर्शक, जो भी मेरे शुभचिंतक हैं, मेरे समस्त इष्ट मित्र हैं, जो भी पक्षकार, विपक्षकार, विद्वान अधिवक्ता, प्रशिक्षु अधिवक्ता या अन्य जो भी न्यायिक अधिकारीगण हैं, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आज एक ऐसे विषय पर हम लोग फोकस करना चाहते हैं जिसके विषय में बहुत संशयात्मक स्थिति बनी रहती है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें संशयात्मक स्थिति मान्य विद्वान अधिवक्ता महोदय को भी होती है, और पक्षकार विपक्षकार को तो जनरल मोड में अपने काम से मतलब होता है। लेकिन जब प्रक्रिया अपनाई जाती है मान्य न्यायालय में, तो मान्य न्यायालय में ऑनरेबल न्यायमूर्ति हों, न्यायाधीश हों या जज साहबान हों, उनको भी कुछ असमंजसता की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसमें उनको भी आवश्यकता ऐसी तथ्यों की, साक्ष्यों की होती है जिससे वो विषय को निर्णीत कर सके। एक ऐसा ही विषय है जो हिंदू विधि के अंतर्गत आता है, जिसको गार्जियंस एंड वारिसान एक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसे कहते हैं संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम 1980। इसी विषय पे आज एक चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ अतिरिक्त जिला जज साहब के रूप में परम आदरणीय श्री सीपी सिंह साहब और परम पूज्य गुरुदेव, और इधर आदरणीय श्री नवीन चंद बिरला जी, जो सीनियर अधिवक्ता हैं हमारे मध्य में, ये उपस्थित हैं, और दीपक जो इस समय पूरा ऑपरेट कर रहे हैं विषय को। तो जो विषय है संरक्षक, दोनों शब्द बड़े कॉन्फिडेंटल हैं, बहुत तरीकेबद्ध रूप से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम 1980, तो दोनों शब्द हैं इसमें, संरक्षक और प्रतिपाल्य, दोनों में थोड़ा सा भेद है। तो जो मेरे कुछ विद्वान अधिवक्ता है, कभी कभी स्थिति ऐसी आती है कि गार्जियंस वारिसान एक्ट दो प्रकार से क्रिएट होता है, दो शक्तियों से निहित है, और जिसका प्रतिनिधित्व करने वाले ऑनरेबल जिला एवं सत्र न्यायमूर्ति, और एक सेकंड प्रक्रिया के अधीन फैमिली कोर्ट के जो भी प्रधान न्यायाधीश हैं, वो गवर्न करते हैं दोनों ही प्रक्रियाओं को। पहला प्रक्रिया क्या है? पहली प्रक्रिया ऐसी है कि जिसमें यदि माता और पिता की में किसी एक की मृत्यु हो गई है, पिता की मृत्यु हो गई या माता की मृत्यु हो गई, और माता पिता की मृत्यु के बाद में छोड़ के चली जाती है, तो उस कंडीशन में उसका संरक्षण कौन करेगा, उसकी देखरेख कौन करेगा, और अव्यवस्था की स्थिति में उसकी जो संपत्ति होगी, उस संपत्ति का निर्धारण कौन करेगा। भाई देव यदि जीवित भी है, माता भी वही है, पिता एक्सपायर हो गया, पिता के नाम की जमीन आई, प्रॉपर्टी आई, संपत्ति आई, घर आया, मकान आया, एग्रीकल्चर लैंड आया, तो ये जो संपत्ति है ये माता के साथ साथ अव्यस्क उस बच्चे पे भी के नाम भी अंकित हुई, लेकिन उसको वो क्रय विक्रय नहीं कर सकता, चूंकि संरक्षक उसकी माता को बना हुआ है। लेकिन उस कंडीशन पे उस संपत्ति की ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि उसे संपत्ति को बेच के कहीं दूर जाना हो, तो वहां उससे परमिशन जनपद न्यायाधीश में, जनपद न्यायालय के ऑनरेबल सत्र एवं न्यायाधीश, जिला सत्र न्यायाधीश महोदय से प्रार्थना पत्र के साथ में लेनी अनिवार्य है। वहां काम जो करेगा वहां संरक्षण अधिनियम आएगा, और जहां प्रतिपाल्य है, जहां पर लालन पालन का लिए, पालन पोषण के लिए संरक्षणता का आवश्यकता है, तो वहां जो कानून लागू होगा, वहां फैमिली कोर्ट का लागू होगा, परिवार न्यायालय का लागू होगा। और यदि स्थिति कोई ऐसी उत्पन्न हो जाए फैमिली कोर्ट में कि माता और पिता दोनों ही चले गए और संपत्ति नाम पर नहीं है, तो उस स्थिति में उसका संरक्षण कौन करे, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। कुछ केसेस में मैंने देखा यहाँ पर फैमिली कोर्ट में जो चल रहे हैं, वहां मान्य न्यायालय की तरफ से भी ये आर्गू किया गया, ये आग्रह किया गया कि ऐसा क्या प्रक्रिया अपनाई जाए कि किन किन लोगों को पक्षकार के आधार पर संरक्षण लेने का पूर्णतः विधिक रूप से अधिकार है, अधिनियमानुसार है, कोई विधान अनुरूप है, तो उसको फॉलो करना मेरे विद्वान अधिवक्ता बंधुओं को बहुत आवश्यक है। इसी विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। परम आदरणीय सर अतिरिक्त जिला जज साहब श्री सीपी सिंह साहब से मेरा विनम्र अनुग्रह है कि संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम 1980 पर जिस बच्चे के माता और पिता दोनों एक्सपायर होने के बाद में उनका संरक्षण कौन कौन ले सकते हैं क्रमबद्ध रूप से, परम आदरणीय सर उस पर डिफाइन करेंगे उसको। आदरणीय सर। धन्यवाद डॉक्टर साहब। विषय
कोई भी माइनर है और उसका संरक्षक कौन बने, तो हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट के अंतर्गत प्राकृतिक रूप से जो गार्जियन होते हैं वो माता पिता होते हैं। माता पिता के अलावा उसमें अन्य कोई गार्जियन नहीं दिया हुआ। दूसरा यह है कि अगर कोई पिता या माता मरते हैं और उन्होंने कोई बिल करा दी है तो बिल के अनुसार हो जाते हैं, उनकी इच्छा, चूंकि इच्छा थी कि हमारा बच्चा कौन पाले बाद में। तीसरी पोजीशन होती है कोर्ट के द्वारा। ऐसी दशा में जहां माता पिता दोनों खत्म हो गए, नेचुरल गार्जियन तो वो ही है, यानी नेचुरल गार्जियन जब तक नियुक्त है तब तक कोर्ट अन्य किसी को नियुक्त नहीं कर सकती, नेचुरल को ही करेगी। या उनकी अन्य पोजीशन है, पागल है या और कोई इनकैपेसिटी है, तो उस दशा में वो दूसरे को भी कर सकते हैं, परंतु ये सब कोर्ट के द्वारा होगा उस दशा में। और कोर्ट जब उस दशा में देखता है तो उसको फिर केवल इतना देखना होता है कि जो माइनर है उसका पैरामाउंट इंटरेस्ट क्या है, यानी उसका इंटरेस्ट जो भी देखना है बच्चे का संपत्ति और उसके शरीर का संरक्षण से संबंधित देखना है कि कौन अच्छा कर सकता है। प्राकृतिक रूप से माँ बाप को दिया है, अगर माता पिता दोनों खत्म हो गए तब उसके परिवार में निश्चित रूप से पिता के बराबर की स्थिति में, जो हिंदू विधि के अंतर्गत आता है, पुरानी विधि के अंतर्गत आता है, तो हिंदू अब तो ये कोडिफाइड विधि बना दी, उससे पहले थी पुरानी विधि, हिंदू विधि ओल्ड। तो ओल्ड में चाहे तो वो आए कोर्ट में अथवा ना आए तो भी उसके चाचा करेंगे, दादी करेंगी, दादा करेंगे, मतलब उसका अगर कोई बड़ा भाई होगा तो वो भी करेगा। वो सब प्राकृतिक, ओल्ड उसमें ये सब प्राकृतिक थे, जहां जैसी प्रक्रियाएं चल रही थी वो वैसा करते थे संरक्षक के रूप में। क्योंकि अगर हम बहुत पुराने समय में सनातन उसमें चले जाएं तो ये तक व्यवस्था थी कि केवल गद्दी एक ही बैठेगा, जैसे राम के विषय में थी, उनके पुरुषोत्तम राम के विषय में थी कि वो गद्दी पे केवल बड़ा पुत्र ही लेगा। वो तो उनसे वचन लेकर के दूसरे पुत्र को दिया गया, परंतु उसने तब भी नहीं माना, क्योंकि उस समय हमारी जो सनातनी परंपराएं थी उसमें जो पिता का सबसे बड़ा लड़का होता था वही देखता था, वही अगर उसके और माइनर भाई हैं तो उनका संरक्षण और उनको पालने की जिम्मेदारी भी उसी पर थी। तो अब आ जाता है कि नई विधि के अंतर्गत तीसरी जो विधि है वो है कोर्ट के अंतर्गत। तो जितनी भी एप्लीकेशन पड़ेंगी उसमें कोर्ट केवल पैरामाउंट इंटरेस्ट देखेगा और कोशिश करेगा कि पुरानी विधि के अनुसार और नई विधि में जो नेचुरल दिए गए उनके बराबर का स्तर का हो। जैसे माता पिता खत्म हो गए तो चाचा, क्योंकि उसी के परिवार का है चाचा, ताऊ बड़ा भाई उसका, तो ये दोनों नेचुरल हैं। अगर उसके ग्रैंडफादर हैं और वो इस कैपेसिटी में हैं, उम्र ज्यादा नहीं है, वो उसकी संरक्षण कर सकते हैं, वो भी हो सकते हैं। कोर्ट के द्वारा जितने भी अपॉइंट होंगे उनके पर्सन और जितनी भी प्रॉपर्टी है उसकी पूरी जिम्मेदारी कोर्ट के अधीन ही रहती है कि अगर वो कभी उसकी संपत्ति को बेचेगा तो उसको नेसेसिटी भी दिखानी पड़ेगी कि बच्चे के हम इस भले के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें फिर कोर्ट फिर सुनेगा उस पर, तब उसको अनुमति देगा, तब उसकी वो लीगल अनुमति मानी जाएगी। तो अगर कोई ये कहें कि कहीं ऐसे नियम हो कि माता पिता मरने के बाद कि कोई भी चाचा संरक्षक नहीं बन सकता, तो गवर्नमेंट भी संरक्षक नहीं बना रही, चाचा बना नहीं रहा, चाचा बन नहीं सकता कोर्ट के अनुसार, तो आखिरकार वो ऐसे आवारा घूमेगा, आवारा नहीं घूमेगा, आवारा जो जिसमें हम जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में अगर जाएंगे तो जुवेनाइल डिलिक्वेंट अगर तो नेचुरल है, अगर हम उसके चाचा को अपॉइंट नहीं करेंगे तो हम फोर्स करेंगे कि बच्चा चाहे डिलिक्वेंट हो जाए, वो मतलब माइनर है और वो बाहर घूमेगा, कहीं कुछ उठाएगा कहीं कुछ करेगा, बच्चे को तो सेंस नहीं है। मान लो 5 साल का बच्चा है, उसे अमरूद अच्छा लग गया, उठा लिया उसने, खाने लगा वहीं खड़े होकर के, अब उसे मार पड़ेगी, ठेले वाला तो देखेगा नहीं, छोटा बच्चा है वो मारेगा। तो कोर्ट को निश्चित रूप से ये उसका वैधानिक दायित्व है पुराने और नए हिंदू उसके अनुसार कि चाचा ने अगर अप्लाई किया है तो वो चाचा बनने का हकदार है। वो है हकदार क्या है, साफ सा है, बाय द कोर्ट, और कोर्ट में आए हैं।
नेचुरल तो वो है ही, नेचुरल तो माता पिता होते ही हैं। जैसे ही नेचुरल का मतलब है कोर्ट आने की कतई आवश्यकता नहीं है। अगर माता मर जाती है तो माइनर का पिता है गार्जियन, नेचुरल है, प्राकृतिक है। कोर्ट की तो केवल उसमें ऐसे दशाओं में जब विवाद हल्का सा होता है माता पिता में, जब बच्चा बहुत छोटे होते हैं, दोनों अलग होते हैं, तब विवाद होता है, तो वो स्थिति अलग है। तब उसका ये देखा जाता है कि तब कौन है, माता है, उसके बाद फिर पिता है, उस उम्र के अनुसार है। तो ऐसी दशा में जहां बच्चा के माता पिता दोनों खत्म हो गए, वहां चाचा है, ताऊ है और उसके दादा हैं, ग्रैंडफादर हैं, ये सभी गार्जियन नियुक्त किए जा सकते हैं और नियुक्त किए जाने चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर ने जो अभी पूरा ज्ञानोपार्जन किया हम लोगों के माध्यम से। जो यूट्यूब हमारा चैनल चल रहा है अमर लोक टीवी, इसके माध्यम से, या फेसबुक एडवोकेट लोकेश शर्मा के द्वारा जो प्रसारित किया जाएगा, उन पूरे प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से परम आदरणीय सर ने जो अभी हमको ज्ञानोपार्जन किया है, वो निश्चित रूप से हम लोगों के, आप लोगों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। और जो इस तरह के विषय माननीय न्यायालय में विचाराधीन हैं, उनको तत्परता के साथ हमारे माध्यम से, आपके माध्यम से माननीय न्यायालय में जो भी अपेक्षित स्थिति ऐसी इस विषय को लेकर के पड़ती है, वो भी निश्चित रूप से समाप्ति की तरफ होगी और जल्दी जल्दी मुकदमे समाप्त होंगे, अच्छा होगा। इन्हीं विषयों के साथ जो भी प्रक्रियात्मक रूप से आज बताने का पूरा प्रयास किया, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो भी वीडियो हम बनाएंगे वो और एक दूसरे विषय पे अच्छा बनाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ कल पुनः फिर होगी मुलाकात एक नवीन विषय के साथ। तब तक लेते हैं विदाई। नमस्कार।